हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जिसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें या फिर मेंस के नज़रिए से देखें। तो आज हम इसे बहुत ही डिटेल्ड और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज नया जानने के लिए मिले। हो सकता है कि आज के बाद आपका एनवायरनमेंट का जो नज़रिया है या पहले जो नहीं पढ़ा था वो सब चीज़ें आपको सुनने और जानने के लिए मिले। तो बस पूरा लेक्चर देखिए और मज़ा लीजिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ प्रोसीडिंग्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन का बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो पिक्चर है, ये जो इमेज आपके सामने है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। लेकिन अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे बैक करके इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद या इसके कुछ ही पार्ट देखने के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इकोलॉजिकल सक्सेशन तो एक इमेज को देखने के बाद ही रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब है कि हम लोग इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को अगर रिवाइज करना हो तो बस इस एक पिक्चर को देखिएगा, इस एक इमेज को देखिएगा और आपका पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का मेहनत मजदूरी, ठीक है? सो अगर हम एग्जाम में जाएं तो हमें डिफाइन भी तो करना है ना कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो अब सुनिए एक बात, सक्सेशन का मतलब क्या है? इतिहास में बहुत ये वर्ड देखने के लिए मिलता है। सक्सेशन या सक्सेसर, मतलब कि अगर मैं हूं तो मेरे बाद जो मेरी पीढ़ी के जैसे मेरा बच्चा होगा, ठीक है, तो वो मेरा सक्सेसर होगा, ठीक है, जिसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। अगर आप हैं तो आप अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं। तो उसी सक्सेसर से यहाँ पे वर्ड बनता है सक्सेशन। समझिएगा बात को। तो इकोलॉजी में जो सक्सेसर हो रहा है, एक एक कम्युनिटी के बाद जो दूसरा कम्युनिटी सक्सेसर हो रहा है, इस चीज को, इस टर्म को हम लोग समझते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे अगर समझ लें कि एक समय अगर किसी जंगल में, अगर किसी जंगल में मोर रह रहा है, बस ओनली ओनली पिकॉक, ओनली पिकॉक, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती है और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या घटती है। आज उन जंगलों में सिर्फ गधे पाए जाते हैं। तो कौन है इकोलॉजिकल सक्सेसर? कौन है? तो मोर का सक्सेसर गधा हो गया। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, ये सब समझेंगे इस पूरे लेक्चर में। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है? इसको समझेंगे डिटेल से, लेकिन डेफिनेशन समझने के लिए तो चाहिए ना। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेशन का मतलब ये है कि इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में अगर एक कम्युनिटी को कोई, है ना, सक्सीड कर गया तो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है? क्या है? प्रोसेस है through which ecosystem tend to change over a period of time। बस कितना सिंपल डेफिनेशन है। एक प्रोसेस है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इटसेल्फ इज अ प्रोसेस। अपने आप में एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है, जो इकोसिस्टम है वो कुछ समय बाद, अब वो समय 50 साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है, 1000 साल भी हो सकता है, एक समय के बाद चेंज हो जाता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? अब बताइए इकोसिस्टम क्या है? हमने पढ़ा था कि जब भी किसी रीजन का, किसी क्षेत्र का बायोटिक और प्लस एबायोटिक, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे इकोसिस्टम, बोलते थे। तो इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाए। हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में
यहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो सब अभी जो है वो खत्म हो जाए, कोई दूसरे आ जाए। तो इस चेंजेस के वजह से यहाँ पे एक सक्सेशन चेंज होगा, सक्सेसर कोई और आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। मीन्स क्या, एक समय के दरमियान क्या होगा, इकोसिस्टम में बदलाव आ जाएगा। अभी का इकोसिस्टम कुछ और है, बाद का इकोसिस्टम कुछ और होगा। ऐसा जब हम लोग ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ते हैं तब हमें पढ़ने के लिए ये चीज मिलता है कि आज जहां हिमालय पर्वत खड़ा है वहां पे एक समय पे एक समुद्र महासागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथीज। उसका नाम था टेथीज। ये सुनने के लिए मिलता है आपको, टेथीज सी। तो ये जो टेथीज सी है, अब सोचिए बात को कि कितने साल पहले ये टेथीज सी हुआ करता था। आज वहां पे माउंटेन है तो वहां का, आज वहां का इकोसिस्टम कंप्लीटली अलग है। टेथीज सी जब हुआ करता था तो वहां का इकोसिस्टम कंप्लीटली अलग था। आज जो राजस्थान वाला पार्ट है जहां पे हम थार डेजर्ट अभी देखने के लिए मिलता है, हो सकता है कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले वहां पे डेजर्ट ना हो। जो सहारा डेजर्ट है, हो सकता है कि हजारों साल पहले वहां पे सहारा डेजर्ट या अभी जो वहां का इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम वहां का नहीं हो। तो इकोसिस्टम बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आया? देखिए भाई, हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि एक ही टॉपिक को बहुत लेंदी कर देते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि जिस परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा खेल है। क्योंकि अब तो प्रीलिम्स के सवाल भी कॉन्सेप्चुअल ही आते हैं। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन भी नहीं हिलने वाला है। और अगर कॉन्सेप्ट मजबूत है, सब कुछ समझ में आया हुआ है, तो मेंस में रटने का जरूरत नहीं है। डेफिनेशन तो अपने आप दिमाग ही बना के आपको दे देगा एग्जाम के टाइम में। तो समझना सबसे बड़ी बात है। आई एम नॉट अ पीडीएफ रीडर कि मैं आऊं और पीडीएफ रीड करके चला जाऊं। मैं चीजों को समझाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय लगता है उसके लिए। आप भी ईमानदारी से पढ़िए एंड डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। ओके, तो अभी जो है वो हम बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसको तो हमने समझ लिया। अब क्या है, रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी। यही तो हम लोग अभी तक बात करते आए हैं कि पहले कम्युनिटी कुछ और रहा करते थे। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया होगी तो वहां पे कोई और कम्युनिटी आके रहेंगे। कम्युनिटी को तो हमने बहुत अच्छा से देखा है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छा से देखा है कि व्हाट इज कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज व्हेन इंटरेक्ट टुगेदर आर कॉल्ड कम्युनिटी। जब एक ही जंगल में, एक ही रीजन में अलग अलग स्पीसीज के कई सारे जानवर अगर रहते हैं तो उन सबको मिला के कम्युनिटी बोलते हैं। पहले कोई और कम्युनिटी रह रहा था, अभी कोई और कम्युनिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सिंपल सी बात है। अभी तक ठीक है? फर्स्ट पेज क्लियर है? नाउ अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। सपोज कीजिए कि ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये, या एक ऐसा टाइम था कि फर्स्ट स्टेज में यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, पत्थर है, सिर्फ पत्थर है, रॉक्स है। सिर्फ यहां पे क्या है, रॉक्स है, बेयर रॉक्स। बेयर मतलब ऐसे ही, बेयर का मतलब नंगा होता है, बेयर रॉक्स है, वहां पे कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे सेकेंड स्टेज में जब हम लोग गए तो वहां पे कुछ छोटे छोटे मोजेस, श्रब्स वगैरह ये सब उगना शुरू हुआ। छोटे छोटे एक्सट्रीमली, जो इनिशियल स्टेज के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सब उगना वहां पे स्टार्ट हुए। जब थर्ड स्टेज पे आए तो कुछ जो एडवांस लेवल के प्लांट थे ये उगना स्टार्ट हुआ। फोर्थ स्टेज में आए तो फिर और एडवांस्ड हुआ। फिफ्थ स्टेज में हमने देखा कि अब कुछ बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे उगना शुरू हुए हैं, लेकिन ये छोटे वाले भी हैं यहाँ पे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि सिर्फ अब यहाँ पे सिक्स्थ स्टेज और फाइनल स्टेज में सिर्फ यहाँ पे बड़े ही पेड़ हैं, और
पूरी तरीके से हमने देखा कि जो कम्युनिटी है वो चेंज हो गया। और एक बात जो आपको नोटिस करना है, जो कि आगे भी आपको मिलेगा, आप देखिएगा कि जैसे ही एक नया कम्युनिटी आता है, तो जो पुराना वाला होता है वो खत्म होता जाता है। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका संख्या कम हो गया। ये जो देख रहे हैं, इनका संख्या कम हो गया। इस वाले में इनका संख्या कम हो गया। और जब हम लोग यहाँ पे आए, तो ये वाले जो हैं, ये वाले कंप्लीटली वैनिश हो गए यहाँ पे। ये वाले कंप्लीटली वैनिश हो गए, यहाँ पे है ही नहीं। तो जिस तरीके से कम्युनिटी चेंज हो रहा है, तो जब नया कम्युनिटी आता है, तो जो पिछला या पहले वाला कम्युनिटी है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। ये बात भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसका रिलेशन लिंक आगे है, इसलिए मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ। ओके? ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्रेडरिक क्लेमेंट्स। यहाँ पे नाम मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको याद रहे। तो फ्रेडरिक क्लेमेंट्स जी ने सबसे पहले 1916 में एक चीज दुनिया के सामने रखा। बोला कि देखिए, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो एक कम्युनिटी खत्म हो जाता है और कुछ समय बाद दूसरा बिल्कुल नया कम्युनिटी आ जाता है, ये जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग, इसमें 5 फेजेस होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन दिया था? फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने दिया था। उन्होंने बोला कि ये 5 फेजेस होते हैं। 5 फेजेस होते हैं, याद रखना है, बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या एक बात ये बोला कि न्यूडेशन क्या होता है? वही जो हमने ऊपर पढ़ा। न्यूडेशन का मतलब होता है बेयर रॉक, मतलब एकदम पत्थर है, वहां पे कुछ भी नहीं है। फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे कुछ अगल बगल क्षेत्रों से कोई नया घास फूस आएगा, और यहाँ पे घास फूस जो है वो पनपना शुरू करेगा। छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल श्रब्स लाइक स्ट्रक्चर, मोजेस वगैरह जो है वो वहां पे उगना शुरू होंगे। लाइकेंस वगैरह वहां पे उगना शुरू होंगे। जो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद उनका संख्या बढ़ेगा, वो ज़्यादा रीजन तक फैलेंगे। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज़ आएँगे, कुछ दूसरे स्पीसीज़ भी आएँगे। उन स्पीसीज़ के बीच में आपस में क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा। हम ज़्यादा कि हम ज़्यादा मजबूत हैं कि तुम ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है? ये होगा। इंसानों के बीच में नहीं होता है कॉम्पिटिशन। आपका घर आपके पड़ोसी वाला सोचता है कि हम आगे ग्रो करेंगे, और आप सोचते हैं कि हम आगे ग्रो करेंगे। आप देखते हैं कि आप नहीं देखते होंगे, अगर यूपीएससी के का अगर प्रिपरेशन आप सही से कर रहे हैं, तो ये सब थॉट आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गांव वाले लोग सोचते हैं कि अगल बगल वाले कि वो ना आगे बढ़ जाए, और वो सोचता है कि ये ना आगे बढ़ जाए। ये ऐसे होता है, तो वैसे प्लांट्स में भी होता है, जानवरों में भी होता है। तो इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। फिर क्या होगा कि इस कंपटीशन के बेसिस पे यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोसेस होगा। इसी रिएक्शन के दौरान हम लोग डिटेल में जब इन पांचों को डिटेल में देखेंगे, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब भी कोई नया कम्युनिटी आता है, तो जो पुराना वाला कम्युनिटी है वो बाय बाय हो जाता है। यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में, रिएक्शन में कैसे होता है देखेंगे। फाइनली लास्ट में कोई ऐसा कम्युनिटी आता है जो कि स्टेबल होता है, और लंबे समय तक वहां पे अपना अपना जो स्थिति है वो वैसे बनाए रखता है। तो ये आप देखिए, ये न्यूडेशन वाला प्रोसेस है। ठीक है? यहाँ पे इन्वेजन हुआ, यहाँ पे अब क्या होगा? कंपटीशन कोएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, और फिर लास्टली में हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? स्टेबलाइजेशन है। ये ऐसे करके है। यहाँ पे 6 स्टेप में दिखाया गया है, लेकिन जो फ्रेडरिक क्लेमेंट्स हैं उन्होंने 5 स्टेप दिया था, और इन पांचों को हमें डिटेल में पढ़ना है।
ठीक है? तो अब डिटेल में पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। ये बात तो फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने बोला, लेकिन पूरी दुनिया के लिए मामला कुछ और है। पूरी दुनिया बोलती है कि पूरी दुनिया इसको कुछ और भी तरीके हैं बाँटने के, वो ये है कि ये जो न्यूडेशन वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पायोनीर स्टेज। पनीर स्टेज नहीं बोलना है, पनीर बिल्कुल नहीं बोलना है, इसको पायोनीर स्टेज बोलना है, क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ की शुरुआत यहीं से होगी। दिस इज़ कॉल्ड पायोनीर स्टेज, न्यूडेशन। उसके बाद ये जो 3 हैं, ये जो 3 हैं, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं सेरल। सेरल। सेरल को दूसरे भाषा में इंटरमीडिएट या इंटरमीडियरी भी बोलते हैं, तो वो आपको देखने के लिए आगे मिल जाएगा। तो न्यूडेशन अकेले को बोला जाता है पायोनियर स्टेज। इन तीनों को मिला के इन्वेजन, कंपटीशन एंड कोएक्शन और रिएक्शन, इन तीनों को मिला के जो है इस स्टेज को बोलते हैं सेरल स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसको लिखा हुआ है इंटरमीडिएट स्टेज। जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस स्टेज इज कॉल्ड दिस स्टेज इज कॉल्ड क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज इसको बोलते हैं, इसको क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर कहीं पे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो वहां पे 3 स्टेज होंगे, पायोनीर स्टेज, सेरल स्टेज जिसको इंटरमीडिएट स्टेज भी बोलते हैं, और क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। ठीक, पायोनियर में न्यूडेशन होगा, एक ही है। क्लाइमेक्स स्टेज में क्लाइमेक्स या स्टेबलाइजेशन, सिंपल सी बात है। लेकिन इंटरमीडिएट या सेरल स्टेज में हमें देखने के लिए मिलता है 3, इन्वेजन, कंपटीशन, कोएक्शन एंड रिएक्शन। ये हमें देखने के लिए मिलता है और ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने यहाँ भी सारी व्यवस्था की है। पहला स्टेप जो है वो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वाला है न्यूडेशन, सेकंड है इन्वेजन, थर्ड है कंपटीशन एंड कोएक्शन, फोर्थ है रिएक्शन एंड फिफ्थ है स्टेबलाइजेशन। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, क्या होगा? जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पायोनीर। पायोनीर स्टेज बोलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद ही हो जाए। उसके बाद ये जो बाकी जो 3 है, ये 3 जो है, 3 वाला, इसको बोलते हैं सेरल स्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरल, या इसको इंटरमीडियरी या इंटरमीडिएट स्टेज भी बोलते हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद है जो लास्ट वाला है, इसका इटसेल्फ यही नाम है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स स्टेज। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अब पता हो गया कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पायोनियर स्टेज, सेरल स्टेज एंड क्लाइमेक्स और स्टेबलाइजेशन स्टेज। लेकिन जो क्लेमेंट्स जो है उन्होंने आके बोला, फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने आके बोला कि भाई स्टेजेस ठीक है, लेकिन मैं इसको 5 फेजेस में डिवाइड करता हूं। तो 5 फेजेस भी हमने देख लिया और उसके बाद हमने स्टेजेस भी देख लिया एक ही बार में। अभी बहुत बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा, और अगर आपको ये याद नहीं होता है तो एग्जाम के लिए आप तैयार नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहीं से सवाल पूछ देगा। अब है, अभी आप कुछ देर के लिए इस वाले पार्ट को भूल जाएं। मैं रेड से मार्क कर देता हूं। ये जो सेकेंडरी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, तो इस सेकेंडरी वाले चीज को आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे आप ये समझिए कि सीधे लिखा हुआ आपके लिए इकोलॉजिकल, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये आपके लिए लिखा हुआ है।
तो हमने देखा, अभी देखा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के नॉर्मली 3 स्टेजेस होते हैं। पहला पायोनीर है, दूसरा क्या है इंटरमीडिएट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेरल स्टेज बोलते हैं, और तीसरा तीसरा जो है वो क्या होता है, तीसरा स्टेज क्या होता है, क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात हो गया, ये बात समझ में आता है। ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक, ये बात समझ में आता है। अगर फिर से रिवाइज करने का मन है तो यहाँ पे न्यूडेशन देखा था, यहाँ पे न्यूडेशन था वो फ्रेडरिक फ्रेडरिक जी ने जो बताया क्लेमेंट साहब ने, तो न्यूडेशन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्वेजन है, इन्वेजन प्लस क्या है सी एंड सी कंपटीशन एंड कोएक्शन, और प्लस क्या है रिएक्शन, और लास्ट में यहाँ पे क्या है एस्टेबलाइजेशन, स्टेबिलाईजेशन। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये सब देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक, बार बार रिपीट करने से चीजें याद हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज पनीर, आपके भाषा में पायोनीर है ना, पायोनीर पनीर जैसे आपको याद करना है याद करिए। तो पायोनीर स्टेज जो है क्या मतलब, फर्स्ट और इनिशियल स्टेज, सबसे पहला स्टेज है, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अब समझिएगा बात को, एक बात समझिए कि ये क्या है, इसी पायोनीर स्टेज के अंदर आता है न्यूडेशन फेज। न्यूडेशन फेज मतलब क्या है, रॉक्स एकदम न्यूड है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा भी घास का कवर नहीं है। ये तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिखाने के लिए ले लिया है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। ये है तो कम से कम दिखा के मैं बोल सकता हूँ कि ये भी नहीं रहेगा, इसको भी हटा दो, तब रॉक बिल्कुल बेयर लगेगा, एकदम रॉक बिल्कुल एकदम खाली खाली सा है, वहां पे कुछ है ही नहीं। उस फेज को बोलते हैं न्यूडेशन, मतलब कि ऐसा रॉक जहां पे ये प्लांट भी ना हो, इस फेज को बोलते हैं न्यूडेशन, न्यूडेशन फेज। और ये किसके अंडर आता है, ये पायोनीर के अंदर आता है। समझ में आता है, ये बात है। जिस प्रकार से आपको खाली बिल्कुल कैनवास दे दिया जाए और बोला जाए कि रंगो जो भी मन है, पेंट एज यू विश एज यू लाइक, जो 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 बनाना है, जो पेंट करना है करो, बिल्कुल नेचर को भी बिल्कुल ब्लैक खाली कैनवास खाली स्लेट मिल जाता है कि जो बनाना है बनाओ, जो स्पीसीज जो कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करना है जो करना है करो, कोई कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्लीन स्लेट है, खाली स्लेट है जिसपे नया कम्युनिटी क्या करता है, इंट्रोड्यूस होता है, आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको क्या है, समझेंगे कैसे, पायोनियर स्टेज कैसे समझेंगे कि किसी जगह पे पायोनियर स्टेज है या नहीं है। क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर एरिया, कोई बेयर एरिया का डेवलपमेंट हुआ, कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। बेयर एरिया का डेवलपमेंट, बेयर का मतलब होता है नंगा, कुछ है ही नहीं वहां पे। यहाँ पे बेयर कहने का मतलब है कि देर इज नो ग्रास कवर, बिल्कुल खाली है, वैकेंट है, नो वेजिटेशन नॉट एट ऑल, कुछ है ही नहीं, कोई लाइफ फॉर्म्स वहां पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं न्यूडेशन। ये है न्यूडेशन, बिल्कुल पत्थर, कोई लाइफ नहीं, ना कोई घास ना कोई जीव जंतु, कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है लेकिन ये हुआ कैसे। ठीक है, हुआ कैसे, वैसे तो इसका जवाब ज्योग्राफी देता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा ही कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है टोपोग्राफिक, आपको याद होना चाहिए, मैंने टोपोग्राफी बताया था, अगर फिर भी नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से देखिए। टोपोग्राफी, किसी भी क्षेत्र का जो टोपोग्राफी है वो डिसाइड करता है बहुत सारी चीजें, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उस जगह का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ठीक, उस जगह का क्लाइमेट, उस जगह का वेजिटेशन, उस जगह का हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का मतलब रिवर है, लेक है,
लेंटिक है कि लोटिक है? मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, व्हाट इज़ लेंटिक एंड लोटिक आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को मिला के किसी भी जगह का टोपोग्राफी डिसाइड होता है। इसको हिंदी में स्थलाकृति बोलते हैं। मैंने बता दिया कि अगर आपको दिक्कत हो तो। तो किसी भी जगह का जो टोपोग्राफी है या फिर उस जगह का जो सॉइल है, मिट्टी है, उससे संबंधित जो रीज़न्स कारण होंगे, उसके वजह से न्यूडेशन का फेज़ आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहीं पे इतना ज़्यादा सॉइल इरोज़न हुआ कि सारे उपजाऊ जो मिट्टी थे, जो फर्टाइल सॉइल थे, वो कैरी अवे होके कहीं और चले गए। सॉइल इरोज़न की वजह से बिल्कुल जो है वो बेयर रॉक्स, जो अंदर के रॉक्स दिखने लगे। वेजिटेशन है ही नहीं, बिल्कुल एकदम खाली-खाली, वीरान, सब कुछ गया, लाइफ है ही नहीं वहाँ पे। सॉइल इरोज़न से ये हो सकता है, इसीलिए तो हम शुरू से अपने बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि सॉइल इरोज़न कितना खतरनाक है ना? ये हमारे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इवन हम ह्यूमन्स के लिए और साथ ही साथ जो भी जीव-जंतु यहाँ पे इस धरती पे रह रहे हैं या उस क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहाँ उस रीजन के लिए सॉइल इरोज़न कितना ज़्यादा डेंजरस है। मैं जानबूझ के डेंजरस और खतरनाक बोल रहा हूँ कि डेंजरस सिर्फ़ साँप, बाघ और हाथी ही नहीं होते। डेंजरस सॉइल इरोज़न इज़ अ प्रोसेस व्हिच इज़ डेंजरस फॉर योर रीजन। अगर आपके क्षेत्र में हो रहा है तो बहुत खतरनाक है। लाइफ़ ही खत्म कर देगा वहाँ से। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं होगा। ना हम होंगे, ना कोई होगा, कुछ नहीं होगा। सैंड डिपॉज़िट, अब कहीं से कोई चीज़ इरोड हो रहा है, तो कहीं पे जमा भी तो होगा। अब चाहे वो सॉइल जाके डिपॉज़िट हो या कहीं से बालू जो सैंड है वो जाके डिपॉज़िट, रेत वो जाके डिपॉज़िट हो। तो अगर डिपॉज़िट हुआ तो सैंड क्या होता है? सैंड का टेक्सचर क्या होता है? सैंड में वेजिटेशन नहीं होता। सैंड पे वेजिटेशन बहुत लिमिटेड पाया जाता है। तो कहीं पे अगर सैंड डिपॉज़िट हुआ, तो वेजिटेशन वहाँ पे बिल्कुल बेयर हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ चिकना दिखेगा आपको, खाली-खाली दिखेगा, नो लाइफ। अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ, तो सब कुछ खत्म। लैंडस्लाइड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रॉक्स और जो डेब्री होते हैं, वो जो मलबा बोलते हैं हम लोग, वो अचानक से ऊँचे जगह से, हाइट से, मतलब कि जहाँ पहाड़ है या हिल्स है, वहाँ से अगर गिर जाए, तो वो पूरा एरिया जो है वो वेजिटेशन वहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि सब रॉक्स वगैरह तो सिर्फ़ रॉक्स ही दिख रहा है, वेजिटेशन नहीं है। अब कुछ समय बाद वहाँ पे धीरे-धीरे बुशेज़, ये श्रब्स आएँगे, मोज़ेज़, लाइकेन्स वगैरह, फिर नए स्पीशीज़ के प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे। ये सब प्रोसेस है। या फिर सबसे अच्छा मेरे लिए है वोल्केनिक एक्टिविटी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ये जो है ज़मीन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है? अब हुआ क्या कि इस ज़मीन के नीचे एक लेयर होता है अर्थ का, दैट इज़ कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है? यहाँ पे जो यहाँ पे पाया जाता है, मैग्मा जो है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। क्या होता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है मैग्मा। ये मैग्मा जब प्रेशर के कारण जब ये ऊपर आता है और जहाँ पे वीक होता है एरिया, वहाँ से ये क्या होता है, ये बाहर आता है। बाहर आया तो लावा हो गया, लावा होने के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये वापस से रॉक्स बन जाएगा। ये रॉक्स बन गया। तब यहाँ पर तो पूरी तरीके से नया रॉक्स है, जो कि अंदर से आया है। तो यहाँ पर तो चांस ही नहीं है कि पेड़-पौधे हों। पेड़-पौधे यहाँ पे हो सकते हैं, पेड़-पौधे यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन इस जगह पे तो पेड़-पौधे नहीं होंगे क्योंकि ये तो अभी-अभी आया है, ये तो अभी-अभी आया है। तो दिस फेज इज़ क्या है? ये जो फेज़ है वो क्या है? इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूडेशन। न्यूडेशन का फेज है। बिल्कुल नया-नया रॉक्स है, कुछ नहीं है यहाँ पे। वेजिटेशन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। दिस फेज इज़ कॉल्ड न्यूडेशन, सिंपल सी बात है। तो हम लोग देखें कि वोल्केनिक एक्टिविटी से भी क्या हो रहा है? न्यूडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है।
अब हम ऊँचे पहाड़ों पे जाते हैं, अगर आपने कभी बहुत ज़्यादा हाइट पे जैसे ग्लेशियर्स जहाँ पे पाया जाता है, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया या फिर अगर आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे जगहों पे आपने ट्रैवल किया होगा, तो आप देखेंगे कि जो विंटर वाला सीज़न है, वहाँ पे बिल्कुल स्नो कवर्ड एकदम होता है, स्नो कवर्ड होता है और वो स्नो जब लंबे समय तक यहाँ पे स्थित रहता है, तो वो स्नो सॉलिडिफाइड हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में है ना, कंसोलिडेट होके सॉलिड फॉर्म में आ जाता है एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्लेशियर्स, है ना? ज्योग्राफी अगर आप डिटेल में पढ़िएगा, तो ग्लेशियर्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक ग्लेशियर्स होता है जो कि आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिख रहा है, जो कि एग्जैक्टली क्या है कि जो पानी है वो जम के इन द फॉर्म ऑफ आइस है, वो हार्ड है, ठीक। एक जो है वो क्या होता है कि ऊपर से स्नो गिरता है और वो स्नो जो है वो समय के साथ कंसोलिडेट होके वो पानी में नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है और जमा होते होते जैसे हिमालय पे है, हिमालय के जो ऊंची-ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पर जो लंबे समय तक बर्फ इकट्ठा होके जो सॉलिडिफाइड हो गया है, कंसोलिडेट हो गया है, तो इट ट्रांसफॉर्म्स इंटू ग्लेशियर्स। वो ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ग्लेशियर स्नो से बनता है और एक ग्लेशियर्स आइस से बनता है एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस, ठीक है? तो मैं ये समझा रहा था कि ग्लेशियर्स जैसे भी हो, अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर ग्लेशियर्स बना है, तो ग्लेशियर्स के बनने की स्थिति में वहाँ पे वेजिटेशन नहीं रहता क्योंकि ऊपर से अगर ग्लेशियर्स है, तो कहाँ से वेजिटेशन ग्रो करेगा? कहाँ से पेड़-पौधे ग्रो करेंगे? ठीक है? अगर कि किसी जगह पे लंबे समय तक ड्राई पीरियड का मतलब होता है कि साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल बारिश ही नहीं हो रहा है। बारिश ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। क्या होगा? वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ का मिट्टी बिल्कुल जो है वो डेड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। हम लोग यही तो पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड हमें वाटर चाहिए। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाएँगे? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट का खाना बनेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? ये बात है। उसके बाद अगर बहुत तेज अगर स्टॉर्म आता है, तो भी उस एरिया का जो मतलब जो कम्युनिटी है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, तो फिर हमें वहाँ पे न्यूट्रिशन देखने के लिए मिल सकता है। बायोटिक तरीका क्या है? अब बायोटिक तरीका है कि किसी प्रकार से अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो इंसानों का ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसानों का ही हाथ होता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर किसी जंगल है, वहाँ पे कम्युनिटी रह रहा है या वहाँ पे किसी खास प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, आग लगा, सब जल के खत्म हो गया। अब क्या स्थिति आ गया? न्यूडेशन। न्यूडेशन आ गया मतलब सारा वेजिटेशन खत्म हो जाए तो न्यूडेशन की स्थिति है। तो अगर जंगल में आग लग जाए, सारे पेड़ जो भी वनस्पति और जीव जंतु हैं वो जल के खत्म हो जाए, तो क्या होगा? न्यूडेशन की स्थिति आ जाएगी। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर करने के लिए उस जगह के जो पेड़-पौधे हैं या जीव-जंतु हैं, उनको वैनिश कर देते हैं। हम पेड़-पौधों को जैसे ही हटाएँगे, तो जीव-जंतु तो अपने आप वहाँ से भाग जाएँगे, अपने आप उस जगह को छोड़ के चले जाएँगे। चाहे तो अगर वहाँ पे रहना चाहेंगे, तो वो मर जाएँगे, क्योंकि क्योंकि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बात तो समझ में आता है ना? जो वाइल्ड लाइफ है, उसका फॉरेस्ट तो नेचुरल हैबिटेट है। अब हम इंसानों के घर में तो आके वो लोग रहेंगे नहीं या इंसानों के मोहल्ले में तो वो लोग रहेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो जैसे ही एग्रीकल्चर के लिए हम जंगल साफ करते हैं, तो वैसे क्या होता है, फिर से न्यूडेशन वाली स्थिति आ जाती है। उस उसके बाद अगर कोई डिजीज़ या महामारी अगर फैलता है, तो क्या होता है कि अगर कुछ स्पीशीज़ है, पेड़ है, किसी पेड़ में कोई बीमारी लग गया, तो अगर एक जंगल में उसी पेड़ का नंबर संख्या ज़्यादा है, तो सूख गया पूरा का पूरा। तो इससे भी होता है।
इससे भी पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है वो खत्म हो जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि बर्ड फ्लू करके आया बीमारी और हजारों हजार लाखों करोड़ों जो है वो मुर्गी या जो दूसरे बर्ड्स है, चिड़िया है, वो मर जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से जो महामारी आया, एपिडेमिक्स आया, उसके वजह से जो कम्युनिटी है वो क्या हो गया, वैनिश हो गया। तब भी क्या आएगा, न्यूडेशन आएगा। सो दीज आर द कॉजेस। अब हो सकता है कि मान लें कि अगर आपको एग्जाम में आ गया, ठीक है, क्योंकि जो भी लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस का भी तैयारी करते हैं, और बहुत से ऐसे स्टेट पीसीएस हैं, कुछ ऐसे ऐसे स्टेट पीसीएस हैं जो कि इन्वायरमेंट बोल के इन्वायरमेंट का सवाल पूछते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट पीसीएस हैं जो कि इन्वायरमेंट बिना बोले हुए इन्वायरमेंट का सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बिना बोले हुए ये सब सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन लगे हुए कुछ कुछ सवाल पूछ लेते हैं, तो कम से कम आपके पास बेसिक कुछ होगा तब तो लिख लिख पाइएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद है न्यूडेशन वाला फेज आपको समझ में आया होगा। अब ये पायोनीर है। पायोनीर मतलब न्यूडेशन, और न्यूडेशन के ये फैक्टर थे। ठीक, अब है सेरल स्टेज। तो हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहला था वो था पायोनीर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड सेरल, जिसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, और जो लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे एक था दैट इज कॉल्ड न्यूडेशन, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी है। एक है इन्वेजन, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एंड कोएक्शन, और ये साथ में, और फिर जो है वो क्या है, रिएक्शन, है ना, ये रिएक्शन। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। बाकी तो यहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो रहा है, तो इसको, है ना, ये यहाँ पर तो सब कुछ स्टेबलाइज हो ही जाएगा। तो यही चीज हमें पढ़ना है और ये आपको याद होना चाहिए। नाउ इट्स द टाइम फॉर सेरल स्टेज। जो भी समझना है यहां समझ गए, तो बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे, यही मेन है, समझने वाली चीज है। सेरल स्टेज में क्या है, सेरल स्टेज के भी कुछ पार्ट किए गए हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इन्वेजन है, तो सबसे पहले इन्वेजन देख लेते हैं। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, इन्वेजन का मतलब क्या होता है, जब भी अगर कोई हमारे क्षेत्र में इन्वेड करता है, इन्वेड करता है, आता है, या उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कि माइग्रेट करता है, प्रवास करता है, दूसरे क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में या हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। और थोड़े से सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोल सकते हैं ये माइग्रेशन हो रहा है। इसको आगे पढ़ेंगे भी, इसका पार्ट भी है। तो इसमें क्या होता है कि कोई स्पीसीज एक क्षेत्र से उस क्षेत्र में आता है जहां पे अभी अभी क्या हुआ था, न्यूडेशन हुआ था। न्यूडेशन का मतलब क्या है कि वहां पर तो कुछ है ही नहीं, वहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो अब अगल बगल का जो क्षेत्र है वहां से कुछ स्पीसीज, घास के, है ना, श्रब्स के, ये कुछ आएंगे वहां पे। उनके आने का तरीका कुछ भी हो सकता है। हमने पढ़ा था क्लास 6-7 में डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, कि कुछ हवा से उड़ के जाते हैं, कुछ गाय भैंस के स्किन में लग के जाते हैं, कुछ जो है वो पानी में बह के जाते हैं। तो ये सब एजेंट हैं डिस्पर्सल ऑफ, है ना, डिस्पर्सल के एजेंट्स हैं। तो डिस्पर्सल के माध्यम से इन्वेजन हो जाएगा, और ये स्पीसीज जो डिस्पर्सल के माध्यम से जाएंगे न्यूडेशन वाले रीजन में, और वहां पे सबसे पहले ग्रो करेंगे, सबसे पहले ग्रो करेंगे, इन स्पीसीज को बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। समझिएगा बात को, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि पायोनियर स्पीसीज और पायोनियर स्टेज में बड़ा फर्क है। पायोनियर स्पीसीज हमेशा कहां पाया जा रहा है, सेरल स्टेज में। पायोनियर स्पीसीज कभी भी नहीं पाया जा रहा है किस स्टेज में, न्यूडेशन स्टेज में। न्यूडेशन स्टेज में तो वो न्यूड है, कुछ है ही नहीं, नथिंग। लेकिन पायोनियर वो न्यूडेशन फेज है, पायोनियर स्टेज है। लेकिन पायोनियर स्पीसीज का अगर बात करें
तो वो सबसे पहले आता है सेरल स्टेज के इन्वेजन वाले फेज में। इन्वेजन का मतलब है कि फर्स्ट टाइम इन्वेड करके कोई स्पीसीज उस न्यूडेशन, जो न्यूडेशन वाला जो रीजन है ना, वहां पे आता है, बेयर रॉक पे सबसे पहले आता है। तो जो स्पीसीज सबसे पहले आके वहां पे ग्रो करता है उसको बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज। इन्वेड किया दूसरे जगहों से उस रीजन में जो कि बिल्कुल बेयर था। ठीक है। अब इस इन्वेजन के 3 पार्ट होते हैं, बहुत आसान है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मान लिए कि एक बर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, तो साइबेरियन क्रेन का तो नाम सुने होंगे आप लोग। तो साइबेरियन क्रेन क्या होगा? साइबेरियन क्रेन उड़ के साइबेरिया से आएगा सबसे पहले। तो ये क्या कर रहा है याद हो जाएगा आपको, एक बार में टेंशन नहीं लेना है। तो पहला स्टेप इसका हो गया कि ये इन्वेजन किया, यहाँ पे इन्वेजन किया फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप इन्वेजन किया, साइबेरियन क्रेन उड़ के आया साइबेरिया से इंडिया में, फर्स्ट स्टेप इज इन्वेजन। उसके बाद क्या करेगा? यहाँ पे रहने के बाद वो क्या करेगा? खाना पीना खाएगा, अच्छे से बॉडी वगैरह उसका ग्रो करेगा। तो क्या करेगा? ग्रो करेगा, सेकेंड स्टेप में ग्रो करेगा। और बस यही तो सारे जानवरों का रिक्वायरमेंट है। अगर उसको सही से खाना और हैबिटाट मिल गया तो वो तीसरे स्टेज में क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, बच्चे पैदा करेगा। बस सिंपल सी बात है, यही तो है। यहां भी क्या है? सबसे पहले माइग्रेशन, मतलब साइबेरियन क्रेन आ रहा है ना, माइग्रेट ही तो कर रहा है। इन्वेजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, प्रवास कर रहा है। माइग्रेट किया सबसे पहला बार। और अगर सबसे पहला बार कोई आ रहा है तो उसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। वो स्पीसीज इंट्रोड्यूस हुआ उस क्षेत्र में, माध्यम क्या था? डिस्पर्सल के माध्यम से हुआ, बताया हमने पहले। अब जब आ गए हो तो आ गए हो तो रह लो यहाँ पे, अच्छे से खाना खा लो, ग्रो कर लो, रिप्रोड्यूस कर लो, बाल बच्चे पैदा करके अपनी संख्या बढ़ा लो। बस इसी को बोलते हैं एसेसिस। क्या बोलते हैं? इसेसिस। ये इकोलॉजिकल टर्म है, बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इसेसिस। इसेसिस को दूसरी भाषा में बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जर्मिनेशन। अब पहले तो कोई प्लांट कहीं से प्लांट प्लांट तो नहीं आएगा, उसका सीड आएगा हवा में उड़ के, पानी में बह के, या किसी जानवर के बाल में, है ना, फंस के। तो आएगा सीड, तो सीड सीड को हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, थोड़ा सा रॉक वगैरह है, टूट के मिट्टी वगैरह जैसा बना। तो क्या करेगा? सबसे पहली बार वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन करने के बाद वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा। और रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि एक समय के बाद क्या होगा कि एक सर्टेन रीजन में बहुत सारे सारे प्लांट्स और ट्रीज जो है वो हो जाएंगे। एक ही क्षेत्र में बहुत सारे प्लांट और ट्रीज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो एक ही जगह ज्यादा होंगे। जहां पे जो फर्स्ट टाइम पौधा ग्रो किया, वहीं पे वो लोग इकट्ठे, उनका संख्या ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सीड आसी पास गिर गिर के, फिर आसी पास उस जो पेड़ हुआ या प्लांट हुआ उसमें से सीड निकला, सीड गिर रहा है, फिर जो है वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। और वहीं पे इकट्ठे इकट्ठे एक जगह पे उनका स्पीसीज, मतलब उस स्पीसीज का जो नंबर है, संख्या है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। वो स्पीसीज बढ़ तो रहा है लेकिन वो बहुत क्लोज क्लोज है, मतलब एक ही साथ है, दूर दूर फैले हुए नहीं है, वो एक ही जगह है। क्योंकि सीड्स गिर रहा है और वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो इकट्ठे हैं एक साथ। इतना समझ में आता है? सेरल स्टेज का फर्स्ट पार्ट इन्वेजन, कुछ नहीं है, लोग आएंगे, ग्रो करेंगे, है ना, एस्टेब्लिश करेंगे अपना। फिर उसके बाद जो है वो अपना संख्या को बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन इकट्ठे रहेंगे। ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है? अब कंपटीशन होगा। कंपटीशन मतलब क्या होता है? कंपटीशन का मतलब है कि ये अगर एक लैंडमास है, ये अगर एक लैंडमास है और यहाँ पे प्लांट है, ये
प्लांट नहीं ट्री बोल ले, ठीक। अब इनका रूट्स जो है वो क्या है? इनका जो रूट्स है वो यहाँ है, यहाँ तक फैला हुआ है इनका रूट्स। इनका भी रूट्स फैला हुआ है यहाँ तक। अब समझिएगा कि ये जो ज़ोन है, दिस इज़ द ज़ोन। इस ज़ोन में क्या है? सॉइल है। सॉइल है तो यहाँ पे सॉइल में 2 चीज़ें होंगी। एक होगा वाटर जो कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, और दूसरा होगा क्या? मिनरल्स जो कि प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए चाहिए। दोनों चाहिए। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ये सोच रहा है कि हम एब्जॉर्ब कर ले ज़्यादा वाटर मिनरल्स, ये सोच रहा है कि हम एब्जॉर्ब कर ले ज़्यादा वाटर और मिनरल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई साहब? इन दोनों के बीच में हो गया कंपटीशन। इन दोनों के बीच में होगा कंपटीशन, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या हो सकता है? कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। व्हाट इज मीन बाय इंट्रा स्पेसिफिक? इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के दो लोग। जैसे अगर इस पेड़ को अगर हम लोग पीपल का पेड़ बोल ले या बरगद का पेड़ बोल ले, हम कह सकते हैं कि अगर इसको बनियान ट्री बोल ले, तो दोनों अगर बनियान ट्री है, दोनों अगर बनियान ट्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये इंट्रा स्पेसिफिक है। एक ही स्पीसीज के दो लोग हैं और आपस में compete कर रहे हैं कि मेरा, ठीक है? व्हाट इज मीन बाय इंटर स्पेसिफिक? इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज वाले compete कर रहे हैं। अगर ये बनियान हो जाए और ये, है ना, ये बनियान है, लेकिन ये बनियान की जगह अगर यहाँ पे हम लोग बोले कि नहीं ये पीपल है, ठीक है, तो या फिर मैंगो है, या फिर बोल दे कि मैंगो है, तो अब ये दोनों दो स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों आपस में compete कर रहे हैं। क्यों compete करेंगे? एक सबसे पहले कॉमन चीज अगर आपको एग्जाम में लिखना हो कि जो इंट्रा स्पेसिफिक है या इंटर स्पेसिफिक है वो आपस में क्यों compete करते हैं, चाहे वो पेड़ की बात हो। और एग्जाम्पल सुन लीजिए, दो हिरन हैं, आपस में compete कर रहे हैं कि मैं घास खाऊंगा कि मैं घास खाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। दो लेपर्ड हैं, मैं उस हिरन को खाऊंगा कि मैं खाऊंगा, दोनों लड़ रहे हैं, इंट्रा स्पेसिफिक। दो लायन हैं, बोल रहे हैं कि मैं उस बकरी को खाऊंगा, दोनों झगड़ रहे हैं, इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अब सुनिएगा, लायन और लेपर्ड दोनों लड़ रहा है, मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा, इंटर स्पेसिफिक वो बात हुआ, दो स्पीसीज अलग अलग हैं। लेपर्ड और चीता दोनों लड़ रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक हो गया। हिरन और एलिफेंट दोनों हर्बीवोरस है, दोनों बोल रहे हैं कि मैं खाऊं कि मैं खाऊं, या हिरन और जिराफ मैं खाऊं कि मैं खाऊं, हिरन या जो राइनोसेरस है बोल रहा है कि मैं खाऊं या मैं खाऊं। तो ये इंटर स्पेसिफिक हो गया। क्यों ये लड़ते हैं? ये लड़ते हैं रिसोर्सेस के लिए। क्या होता है वो रिसोर्स? वो रिसोर्स फूड भी हो सकता है, वो रिसोर्स वाटर भी हो सकता है, वो रिसोर्स, वो उनका एक हर जानवरों का एक स्पेसिफिक एरिया होता है या रहने का जगह होता है, तो वो उनका स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, जो उनका मार्क्ड एरिया, जिसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भाषा में या एनिमल्स के रिगार्ड में हम लोग टेरिटरी बोलते हैं कि हर टाइगर का या लायन का अपना एक टेरिटरी होता है, या एलिफेंट का अपना एक टेरिटरी होता है, तो उस टेरिटरी के लिए ये लोग लड़ सकते हैं। और फाइनली ये लोग लड़ सकते हैं मेट मतलब साथी के लिए, ठीक है? अब मान लिए कि एक कोई फीमेल है और दो मेल लड़ रहे हैं आपस में, नहीं उसके साथ मीटिंग हम करेंगे कि हम करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये हुआ बात, ये हुआ बात, ठीक है? फूड है, वाटर है, एरिया है, मेट है, इन सब चीजों के लिए अब उसमें इंट्रा स्पेसिफिक भी है। अब मेट तो होगा, मेट तो इंटर स्पेसिफिक ही होगा, है ना? नो सॉरी, मेट तो इंट्रा स्पेसिफिक ही होगा, इंटर स्पेसिफिक नहीं होगा। इंटर स्पेसिफिक मेट जो है वो रेयर केस में आता है। उसका भी एग्जाम्पल है, उसका भी एग्जाम्पल है। हम लोग देखते हैं कि जब डोंकी और हॉर्स का जो होता है,
डोंकी और हॉर्स का जो होता है, तो उसमें म्यूल निकलता है ना? म्यूल म्यूल बोलते हैं उसको, तो वो हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद एक लाइगर करके टर्म टर्म चला था, ठीक है? सॉरी, लाइगर करके चला था। तो ये लायन प्लस टाइगर, दो अलग-अलग स्पीशीज़ जो है वो आपस में मेटिंग करेंगे, तो यहाँ से जो ये जो है वो लाइगर होगा। ये ऐसे कुछ करके चला था। नॉर्मली तो ऐसा कुछ है ना? ये ऐसे करके चीज़ें थी। साइंस में है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। म्यूल वाला तो एज़ इट इज़ है, ठीक है। म्यूल है, पोनी है, थोड़ा-सा देख लेंगे इसको। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन रेयर केस होता है ये सब चीज़ कि अलग-अलग स्पीशीज़ है लेकिन फिर भी मेट करके रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? ओके, नाउ तो ये हम लोग साइंस एंड टेक में जो एक्सट्रीम केसेस हैं वहाँ पे देखते हैं। जब रिप्रोडक्शन को डिटेल में देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो फिर हमने देखा इन सब चीज़ों को कि कंपटीशन क्या है? तो हमने अभी कंपटीशन देख लिया। नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स कि कोएक्शन क्या है? कोएक्शन क्या है? अब सिंपल सी बात है, अगर एक जंगल में या अगर एक रीजन में अलग-अलग पेड़ रह रहे हैं, अलग-अलग जानवर रह रहे हैं, सबका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा। सबका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा और सबके कुछ न कुछ करने से एक दूसरे पे जो इफ़ेक्ट है, असर है, होगा, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वहाँ पे होगा ही होगा। दिस इज़ कॉल्ड कोएक्शन फेज़, इसको बोलते हैं कोएक्शन फेज़। जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ है, वो किसी दूसरे स्पीशीज़ के लाइफ़ को अलग-अलग प्रकार से अफ़ेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कोएक्शन फेज़। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। तो हमने 2 पार्ट जो सेरल स्टेज है उसके 2 पार्ट इन्वेजन और दूसरा कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, इसको समाप्त कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से। नाउ वी आर इन लास्ट स्टेप ऑफ सेरल स्टेज, दैट इज रिएक्शन स्टेज या रिएक्शन फेज बोलते हैं इसको। कहा जाता है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है कि वेरी की जगह यहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज में आता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आता है ये। कौन है? रिएक्शन फेज। क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि एक स्टेज से फ्रॉम वन स्टेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या होता है कि जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज और दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज और यहाँ से चौथे और यहाँ से पांचवें में जब चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं, जब एक कम्युनिटी खत्म होता है ना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ये लोग बढ़ रहे होते हैं, तो हम ये देखने के लिए हमें ये मिलता है कि जब कोई दूसरा कम्युनिटी आता है तो पहला वाला खत्म हो जाता है, जब ये आया तो ये खत्म हो गया, जब ये आया तो ये खत्म हो गया, मतलब पीछे वाले कम्युनिटी क्या होते हैं? खत्म होते जाते हैं। ये होता है रिएक्शन फेज के वजह से। क्यों होता है? ये समझिएगा बात को। इस फेज में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या है? तो हमने बात किया था कि जितने जो मैनमेड जो भी चीजें आसपास आसपास में दिख रही हैं या नेचुरल, नेचुरल में क्या है? बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है। वो सब जब आपस में इंटरेक्ट करती है अलोंग विथ ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, फ्लोरा, फाउना, सब कुछ, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक? अलग-अलग जगहों में एनवायरनमेंट अलग-अलग होता है। फॉरेस्ट में जाएँगे तो एनवायरनमेंट अलग है, मुंबई सिटी में जाएँगे तो एनवायरनमेंट अलग है ना? अगर ओशन या समुद्र किनारे जाएँगे तो एनवायरनमेंट अलग है, डेज़र्ट में जाएँगे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट अलग है, जैसा जगह वैसा एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है। तो अगर किसी जगह पे कुछ स्पीशीज़ रह रहे हैं, चाहे वो जानवर के हो या फिर पेड़ हो, उगे हुए हों, तो उनके वजह से वहाँ के एनवायरनमेंट में बदलाव आता है। वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या आता है? बदलाव आता है, ठीक है? अगर सपोज़ कीजिए, एक बहुत एकदम इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। आज से 100 साल पहले जो दिल्ली शहर है या फिर पटना शहर है या फिर लखनऊ है, जयपुर है, भोपाल है, जो ये शहर है, ठीक है?
असम का दिसपुर है, अरुणाचल का ईटानगर है, मणिपुर का ठीक है इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा अगरतला है, जो भी ये स्टेट है। क्या आज से 100 साल पहले जो आपका शहर है वो वैसा था? इवन इफ आई एम सिटिंग इन देहरादून, तो क्या आज के 50 या 100 साल पहले देहरादून जितना ग्रो आज कर गया है उतना था? नहीं, नहीं था। तो क्या हुआ कि इंसानों के आने के वजह से कुछ यहाँ के एनवायरनमेंट में क्या हुए, चेंजेस हुए। और जब इंसान आए मतलब कि जब यहाँ का कम्युनिटी जब चेंज हुआ, जब एक नया कम्युनिटी आया इस शहर में या फिर जिन शहरों के बारे में मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो जो पहले वाले कम्युनिटी थे बेचारे धीरे-धीरे उनका संख्या क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। और ये बात मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आज के 100 साल पहले जो जानवर यहाँ पे रह रहे थे या जो पेड़-पौधे यहाँ पे थे, वो आज यहाँ से खत्म हो चुके हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन फेज। जब भी कोई नया कम्युनिटी आता है तो उसके वजह से वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरनमेंट सभी चीज़ों पे फ़र्क होता है, उसमें चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस आने के वजह से जो पहले वाले कम्युनिटी थे वो बेचारे वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर से एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हज़ारों साल से इंसान इस धरती पे अपना जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ है उसका एक्सप्लॉइटेशन, है ना? इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुन उसका जो है वो शोषण करता रहा है। ठीक है? रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़-पौधों के स्पीशीज़ भी यहाँ से विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए और बहुत सारे जानवर भी यहाँ से खत्म हो गए। तो जहाँ भी इंसान जाता है वहाँ से जो नेचुरल जो वेजिटेशन है या जो वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो यही मैं बात बोल रहा हूँ कि रिएक्शन इज़ द इम्पोर्टेंट फेज़, क्योंकि एक नई कम्युनिटी जैसे ही किसी क्षेत्र में आता है तो वहाँ से जो पुराना कम्युनिटी है वो क्या होता है, गायब हो जाता है। क्योंकि नई कम्युनिटी आने के वजह से जो वो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। हम इंसान आके इतना पॉल्यूशन कर दिए, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ऐसे स्पीशीज़ हैं जो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस धरती से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। दिस इज़ द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है? अब देखते हैं कि जब नया कम्युनिटी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एनवायरनमेंट में आता है, तो क्या होता है? किसी भी रीजन में आता है तो क्या होता है? वहाँ के सॉइल में चेंजेस आता है, वाटर में अब वाटर में चेंजेस आ तो रहा है, हम इंसान सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम इंसान वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, लाइट पॉल्यूशन भी तो कर रहे हैं। रात-रात भर जहाँ पे अंधेरा होना चाहिए, वहाँ पे लाइट जला के रह मतलब कि इवन लाइट पॉल्यूशन इज़ अ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ठीक है? टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सारा एग्जाम्पल तो यहीं पे है हम इंसानों का। ठीक है? तो कोई भी अगर नया कम्युनिटी आता है तो इन सारे फैक्टर्स में, सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स है उसमें चेंजेस आता है। उस क्षेत्र के, उस एरिया, उस रीजन के ये सब चीज़ों में एबायोटिक फैक्टर में चेंजेस आता है। उस चेंज को बहुत ऐसे स्पीशीज़ हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम इस सिचुएशन में और हम इस एनवायरनमेंट में अब नहीं रह सकते। तो वो वहाँ से वैनिश हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब वो खत्म हो जाते हैं तो पूरी तरीके से वो एरिया कवर और कैप्चर कर लिया जाता है नए कम्युनिटी के द्वारा। मतलब कि नया कम्युनिटी जैसे ही आया, पुराना कम्युनिटी वहाँ से खत्म हो गया, गायब हो गया, गया हमेशा के लिए। दिस इज द रिएक्शन फेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ना कम्युनिटीज के आने का, रिप्लेस होने का, ये सब जो है इन सबको बोलते हैं, सेरे बोलते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक कम्युनिटी द्वारा दूसरे को रिप्लेस कर दिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सेरे बोलते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है? द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that replaced by one another is given area in the given area is called sere. The various communities contributing sere are called, बहुत सारे communities जो सेरे है ना, जो सेरे है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको सेरल कम्युनिटीज बोलते हैं, सेरल कम्युनिटीज बोलते हैं। तो ये अगर आपका मन हो तो आप डेफिनेशन एग्जाम के लिए है या
कहीं भी अगर आपको मन हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमारा रिएक्शन फेज़ यहाँ पे खत्म होता है। आप देख सकते हैं इसको। अब हम लास्ट फेज में आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट स्टेज, क्लाइमिक्स स्टेज। यहाँ पे सब कुछ स्टेबल हो जाता है, सब कुछ आके एकदम बोलता है कि अब सब चंगा सी, सब ठीक है, अब किसी को कोई आने जाने चेंज होने का जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे जो नया कम्युनिटी है वो आता है और एकदम वहीं का होके बिल्कुल बोलता है कि अब हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं हैं, अब मैं यहाँ पे ग्रो करूँगा और यहीं पे स्टेबल तरीके से एग्जिस्ट करूँगा। ये फाइनल कम्युनिटी होता है या इसको कहीं-कहीं टर्मिनल कम्युनिटी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है? उसके बाद अब जब एक बार आके यहाँ पे कोई नया कम्युनिटी लास्टली फाइनली आके एस्टेब्लिश हो गया, तो अब इसमें कोई लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। ये लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं। मेन जो फैक्टर होता है वो क्लाइमेट का होता है। बाकी जो आए और चले गए वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को स्टेबलाइज, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो है ये क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ तालमेल एडजस्ट कर लिया, बना लिया तालमेल, जिसके वजह से अब ये लंबे समय तक, जब तक कि क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए, तब तक ये जो कम्युनिटी है, जो अभी नया आया है, वो यहीं पे रहेगा, एग्जिस्ट करेगा लंबे समय तक। समझ में आया? क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी रीजन में क्लाइमेट है तो उसी पे निर्भर करता है, उसी के द्वारा डिटरमाइंड होता है कि वहां का जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, मतलब सबसे अंत में जो आके लंबे समय तक टिकता है, वो डिपेंड करेगा उस जगह के क्लाइमेट पे। ठीक है, ये बात है। एक एडिशनल स्टेटमेंट है कि शुरुआत में अब जो हम लोग जो पढ़े हैं वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के शुरुआत में जो रेट होता है चेंजेस का, वो काफी फास्ट होता है। एक स्पीसीज या एक कम्युनिटी आया, फिर वो गया, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, फिर गया, फिर कोई और आया, ये काफी फास्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ये थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। जैसे ही क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंचता है ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और लगभग जो है वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है, क्योंकि अब वहां पे कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। जो भी बदलाव होना था हो गया। अब वो जो भी कम्युनिटी है वो लंबे समय तक वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ये बात है। अब हम समझ गए इकोलॉजिकल सक्सेशन, बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए, उसके सारे पार्ट को समझ गए। अब बात है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के कितने टाइप होते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के नॉर्मली तो हमें दो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं। क्या भरोसा यूपीएससी पूछ दे, क्योंकि यूपीएससी का आदत है वो तो इधर उधर से पूछता ही रहता है। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन और सीजनल सक्सेशन। एग्जाम्पल भी बता दूं। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहां पे पहले से कुछ था ही नहीं। पहली बार कोई स्पीसीज आके वहां पे ग्रो किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थ के नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, है ना, मैग्मा लावा आया, पत्थर बना। अब वो तो नया नया जमीन बना, नया नया रॉक जमीन, वो जो स्ट्रक्चर है वहां पे जो है ना रॉक वाला एरिया है, वो सब नया बना। वहां पर तो पहले से कुछ भी नहीं था। अब पहली बार वहां पर जो प्लांट ग्रो करेगा और फिर वहां पर जो सक्सेशन होगा, दैट सक्सेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। ठीक। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, पहले से जंगल है, लेकिन वो जंगल चाहे तो किसी वजह के से कोई डिजीज, बीमारी, सुनामी, भूकंप या फायर, जो नॉर्मल कॉमन है वो फायर ही एग्जांपल में हम लोग लेते हैं। आग लगने की वजह से पूरा जंगल जल गया, जलने के वजह से अब वेजिटेशन नहीं बचा तो आ गया न्यूडेशन की स्थिति में। अब न्यूडेशन के बाद क्या होगा,
फिर से कोई नया स्पीसीज जो है वो वहाँ पे ग्रो करेगा, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन है। सीजनल सक्सेशन क्या है? सीजन के हिसाब से बदलता है। अब ठंड के मौसम में कुछ और चीज़ों का सीजन होता है, गर्मी के मौसम में कुछ और सीजन का होता है। जब मैं अपने गाँव में होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ठंड के मौसम में जो है वो खेत में गेहूँ, चना और मटर लगा हुआ है, सरसों और राई लगा हुआ है। गर्मी के दिन में धान और धान है, जो शुगरकेन है ना? पिजन पी है, तो ये सब चीज़ें लगा हुआ है। तो ये सब अलग-अलग है, तो उसको बोलते हैं सीज़नल सक्सेशन, ठीक है? इन सब का एग्ज़ाम्पल भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। पहले बिल्कुल न्यूड रॉक है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूडेशन। ये न्यूडेशन वाला फेज़ है। पायोनियर स्पीसीज़ अब यहाँ पे जो है वो लाइकेन्स वगैरह ग्रो करेगा, ठीक है? यहाँ पे लाइकेन्स वगैरह ग्रो करेगा, फिर उसके बाद स्मॉल और कुछ छोटे-छोटे प्लांट्स हैं वो ग्रो करेगा, फिर उसके बाद ग्रासेस जो है वो कुछ धीरे-धीरे वेजिटेशन का जो साइज़ है और उनका जो डेंसिटी है वो चेंज होता जाएगा। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं लास्ट में जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बढ़ा। अब बोला है कि अब हम लोग आ गए हैं, अब किसी और का ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग हैं यहाँ पे 200, 400, 1000 साल तक हैं हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में यही याद रखना है कि जो न्यूडेशन वाला पार्ट है, बेयर रॉक, यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक था ये, बिल्कुल क्या था? ब्लैंक था, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं था पहले, ठीक? तब होगा प्राइमरी। सबसे पहले अगर कोई स्पीसीज प्लांट अगर यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो दैट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है? अब सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लस ग्रीन फॉरेस्ट है, बढ़िया से ये लोग सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे लग गया आग। ये आग लगा, जलने की वजह से सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। ये वापस क्या आ गया? न्यूडेशन के स्टेज में आ गया। ये न्यूडेशन के स्टेज में आ गया। अब फिर यहाँ पे क्या आएगा? पायोनीर स्पीसीज आएगा यहाँ पे। मतलब पायोनीर स्पीसीज मतलब कि ये क्या है? ये सेरल स्टेजेस है। अब यहाँ पे ये आएगा, स्पीसीज में मैं बात कर रहा हूँ, स्टेज नहीं। न्यूडेशन का स्टेज यहाँ है, पायोनियर स्टेज यहाँ पे होगा, ये पायोनियर स्पीसीज हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, क्या होगा? इस इन जगहों पे होगा इन्वेजन, जो कंपटीशन एंड कोएक्शन, फिर उसके बाद रिएक्शन। रिएक्शन से जो पीछे वाले कम्युनिटी है, रिएक्शन का काम यही है, जो 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 पीछे वाले कम्युनिटी हैं, जो लास्ट में आए थे नया से पहले, उनको खत्म करते जाना है। रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू एलिमिनेट द प्रीवियस कम्युनिटी। प्रीवियस कम्युनिटी को खत्म करते जाता है, नया आता है, तो नया के आने के वजह से हमारे पूरे इन्वायरमेंट में रिएक्शन होगा, उसके वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस की वजह से जो पुराना कम्युनिटी है वो गायब हो जाएगा वहां से। रिएक्शन याद रखना है। फिर लास्ट में जो है वो क्या होएगा? सब कुछ जो है वो क्या होएगा? चंगा सी हो जाएगा और सब कुछ स्टेबल है। क्लाइमेक्स, ये यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगा, ठीक है? याद हुआ? नाउ फाइनली सीजनल है, तो मैंने धान गेहूं वगैरह का खेतों में एग्जांपल दिया, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सब जो है वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स है। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग मंथ में इन लोग का डेंसिटी और ग्रोथ जो है वो अलग अलग है ना? अलग अलग मंथ में अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं सीजनल सीजनल सक्सेशन। तो ये एक एक्स्ट्रा है, आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग के लिए एक एडिशनल चीज़ें ये है कि आप जो पहला वाला पार्ट था, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, उसमें मैंने इस प्रकार से करवाया था और वो सबको पता है, जनरल टॉपिक है, सबको कुछ ना कुछ पता होता है उसके बारे में, तो उसका हमने पीवाईक्यू किया था, बाद में उसका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, लेंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन जो इसका है, इसमें बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, कुछ भी ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो होते हैं इस वाले पार्ट में। तो क्या है कि जो ऐप है, उस पे होगा क्या? टेस्ट होगा।
हर सैटरडे को, हर सैटरडे को जाइए और ऐप पे टेस्ट दे दीजिए। तो आप ऐप पर जाइए, रजिस्टर करिए, ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले से और रजिस्टर करिए और टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए और टेस्ट सेक्शन में आप जाके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट वहाँ पे दीजिए। ठीक है? 25 क्वेश्चन होगा और सभी के जो मार्किंग हुए हैं वो 2 मार्क्स होगा। ठीक है? इसी बेसिस पे मार्किंग स्कीम होगा। ये बात ध्यान रखना है। तो आप जाइए और चेक कीजिए कि कितना आपका एनवायरनमेंट सही है। ये हर सैटरडे होगा जब तक एनवायरनमेंट का सीरीज चल रहा है। ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।